हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी जो वो स्वस्थ होंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेकंड लेक्चर जो आज हम वो देखने जा रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर की कुछ आपको याद दिला दूं कि हमने जो वो क्या क्या प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टडी किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो कौन कौन से न्यूक्लियस जो वो एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, वो अपनी एक्सिस पर जो है वो क्या करता है, स्पिन करता है यानी कि रोटेट करता है। ठीक है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जिसकी आई की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। जिसकी आई की वैल्यू, आई यहां पर क्या थी, न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन यहां पर आएगी आई, और यहां पर अगर आई की वैल्यू जो वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि आई जो न्यूक्लियर स्पिन है वो अगर 0 के बराबर जो है वो नहीं होती है। ठीक है, यहां पर क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई, एनएमआर इनएक्टिव होगा। और यहां पर क्या है, न्यूक्लियर स्पिन जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी कि क्या होगा यहां पर एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। अब कुछ एक पॉइंट जो है यहाँ पर मैं मिस कर गया था, आपको बताना जो है वो भूल गया था। तो चलिए देखते हैं आप यहाँ पर अगर i की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक यहाँ पर केस क्या होगा, एक में i की वैल्यू हाफ होगी और एक में क्या होगी, हाफ से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, i की वैल्यू यानी कि हाफ से जो वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर i की वैल्यू जो वो हाफ है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई बोलते हैं अगर आई की वैल्यू हाफ है। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है तो हम इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आई की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या है, हाफ है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई बोलेंगे। अगर आई की वैल्यू जो है वो 1/2 से क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई जो है वो बोलेंगे। ठीक है, इस केस में हमें जो एग्जांपल दे देता हूं 1h1, यानी कि हाइड्रोजन की जो वो स्पिन क्या होती है, हाफ के बराबर होती है, तो ये क्या है, नॉन क्वाड्रोपोल क्या है, न्यूक्लियाई है। और इसके बाद एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि जो नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई होते हैं, बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट करना, जो कि नॉन क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई होते हैं उनका जो सिग्नल है वो कैसे आता है, बिल्कुल क्या आता है, शार्प पीक में आता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, शार्प पीक, शार्प पीक। ये आगे बताऊंगा आपको कि इस तरह से जो वो शार्प पीक जो है वो नॉन क्वाड्रोपोल का सिग्नल ऐसा क्यों आता है। लेकिन जबकि यहाँ पर क्वाड्रोपोल के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा, यानी कि सिग्नल जो वो बिल्कुल शार्प नहीं होगा, कुछ एक उसमें क्या होगा, ब्रॉड होगा, यानी कि इस तरह से जो वो सिग्नल आएगा इस केस में। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होगा, बिल्कुल एक शार्प पीक आएगी। और यहां से आप जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालना जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, नॉन क्वाड्रोपोल और क्वाड्रोपोल के बारे में। तो आई थिंक आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। और अब जो हम आगे बात करने वाले हैं 1h1 यानी कि प्रोटॉन एनएमआर जो आप शुरू करते हैं, तो आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। मैं इसे रब करने जा रहा हूं, या आप इसका जो वो स्क्रीनशॉट जो वो ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 1h1 यानी कि प्रोटॉन एनएमआर के बारे में कि आखिरकार प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्या होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीएमआर भी बोलते हैं, यानी कि प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेजोनेंस जो है वो क्या होता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ इनका क्या बताया था, मीनिंग बताया था कि रेजोनेंस जो वो क्या होता है, कपलिंग होती है। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रेजोनेंस जो वो कपलिंग आखिरकार किस तरह से होती है, किस तरह से जो वो सिग्नल आता है,
किस तरह से फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और उसको जो हम क्या बोलते हैं, कपलिंग बोलते हैं या रेजोनेंस जो वो बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में, यानी कि 1H1 के बारे में। तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारे पास एक सबसे बेस्ट न्यूक्लियाई है इन द केस ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है वो महत्व है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि नेचर के अवेयरनेस में इसका जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हम जो वो कार्बन 13 जो है वो भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, लेकिन कार्बन 13 जो है ये जो हमारे पास नेचर में है वो ओनली 1.1% क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो वो NMR जो वो स्पेक्ट्रा जो थोड़ा क्या आता है, लेट आता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये थोड़ी देर के बाद आपको पूरा मैं स्पेसिफाई करने वाला हूं। तो बात करते हैं 1H1 NMR। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की जो है वो स्पिन की वैल्यू यानी कि I = क्या होती है, हाफ होती है। अब यहाँ पर डिजेनरेट निकालने के लिए यानी कि स्पिन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2I + 1, यानी कि हाइड्रोजन की जो है वो कितनी स्पिन होगी, स्पिन की वैल्यू हमें पता है क्या है, हाफ है, तो 2 × 1/2 + 1 = 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो हाइड्रोजन की कितनी स्पिन होगी, 2 स्पिन जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। लेकिन जब तक हमने जो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो आप सभी जानते हैं ये दोनों स्पिन जो है वो क्या होगी, डीजेनरेट होगी, मींस इन दोनों स्पिन की जो है वो एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम लेवल पर होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, फैन का एग्जांपल दिया था। जब जो वो फैन क्या है, ऑफ है, ठीक है, जब फैन ऑफ है तो आप उसको जब वो क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी क्या कर सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमने वहां पर बिजली का स्विच छोड़ दिया तो जो फैन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो वो रोटेट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अब क्या आ गई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, और उसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, स्पिन क्या कर चुका है, वो चेंज कर चुका है, एक स्पिन लो एनर्जी में है और एक क्या है, हाई एनर्जी है। तो इस यहाँ पर इस केस में देख लेते हैं कि हमने जो वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेवल क्या है, डीजेनरेट है, यानी कि दोनों लेवल की एनर्जी जो वो क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है। आप देखते हैं कि इसके ऊपर हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो वो अप्लाई कर दिया, तो एक स्पिन स्टेट क्या हो जाएगी, हायर एनर्जी वाली हो जाएगी, जो कि क्या करेगी, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है उसके अपोज में आ जाएगी और इसको रिपल्शन देगी। तो रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपल्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी जो वो इंक्रीज कर जाती है, और अट्रैक्शन की वजह से जो वो क्या होता है, एनर्जी हमारे पास डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे पास क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में होगा और ये वाला होगा लोअर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, एक स्पिन क्या होगी लोअर में और एक होगी हायर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगी हमारे पास पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम जो है वो बी नोट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और एक होगी अपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ऑपोजिट साइड में होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगी, दोनों ऑपोजिट, रिपल्शन होगा और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो है वो स्प्लिट कैसे होते हैं, ठीक है, यहां से स्पिन यहाँ पर जो वो किस तरह से जाती है। तो एग्जांपल इसका कंसीडर कर लेता हूं, ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है इसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है वो हमने ले ली 40, ठीक है, यहाँ पर क्या इसकी एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, यहाँ पर हमने इसकी एनर्जी ले ली इस लेवल की 40, और इसकी फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब जब हम इसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, रेडियो वेव्स को क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर क्या किया, रेडियो वेव को जो वो इंसिडेंट करवा दिया, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, ये धीरे धीरे एनर्जी को क्या करता जाएगा, जो रेडियो वेव के थ्रू एनर्जी यहाँ पर इस केस में इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होगी, उसको धीरे धीरे क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब जो वो करता जाएगा, और एब्जॉर्ब करते करते जब इसकी एनर्जी पर्टिकुलर यानी कि जो 10 है वो क्या बन जाएगा,
40 के इक्वल हो जाएगा। पहले इसकी एनर्जी 10 थी, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी 40 होगी। तो 1 सेकंड में जो स्प्लिट हो जाएगा और वही पीक हमें क्या होगी सिस्टम के ऊपर जो वो दिखाई देगी, यानी कि हमारे पास सिग्नल जो है इसकी वजह से आएगा। सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए। एक बार फिर से जो आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले क्या था, हमारे पास आइसोलेटेड जो है वो हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या था प्रेजेंट था, ठीक है। अब आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम हमारे पास क्या था प्रेजेंट था, यानी कि दोनों जो स्टेट थी हमारे पास, जो दो स्पिन हमने यहाँ पर निकाली है वो दोनों की दोनों क्या थी डीजेनरेट थी, ठीक है। डीजेनरेट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि दोनों स्पिन की जो एनर्जी है वो क्या थी इक्वल थी, ठीक है। दोनों स्पिन की एनर्जी क्या थी इक्वल थी। एग्जाम्पल क्या दिया इसका मैंने, फैन का एग्जाम्पल आपको जो वो दिया है, ठीक है। अगर फैन रुका हुआ है स्टेशनरी है तो उसको किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं स्पिन करवा सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। लेकिन जब हम स्विच जो है वो ऑन कर देते हैं तो क्या होता है फैन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करता है रोटेट करता है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो जाती है। अब इस केस में मैंने क्या बताया, कहां तक पहुंचे थे कि दोनों की जो है वो एनर्जी क्या होगी डीजेनरेट होगी। फिर क्या होगा, जब हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स डालेंगे, इस लेवल की एनर्जी 10 थी और इसकी 40 थी। जब हम इसके ऊपर रेडियो वेव्स को इंसिडेंट करवाएंगे तो ये जो है वो क्या करेगा एनर्जी को जो वो एब्जॉर्ब करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, इसकी एनर्जी जो वो किसके इक्वल हो जाएगी इसके इक्वल हो जाएगी और ये उसी टाइम यहां से लेकर यहां तक क्या कर देगा स्प्लिट कर देगा। अब ऐसे मत सोचना कि यहां से उड़कर यहां चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ओनली अपनी स्पिन को चेंज करेगा, क्या करेगा स्पिन को चेंज करेगा। यानी कि पहले स्पिन कैसी थी इसकी, एग्जांपल ले लेते हैं क्लॉकवाइज थी, तो जब इसकी एनर्जी इसके इक्वल होगी पर्टिकुलर 40 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर एनर्जी जो हमारे पास 39 हो जाती तो आप बोलते कि यहाँ तक आता जो यहाँ तक क्या करेगा ये एक्साइट करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, जब बिल्कुल बराबर की इसकी एनर्जी आ जाएगी यहाँ से तभी ये क्या होगा एक्साइट स्टेट में जाएगा, यानी कि अपनी स्पिन को क्या करेगा चेंज करेगा, ठीक है। बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, ध्यान से अपनी जो भी है हिंदी में लिख लेना है, इंग्लिश में लिखना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ध्यान से इसको लिख लेना कि सिग्नल जो है वो कैसे आता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन इंटरव्यू वगैरह में आपको जो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जो वो नहीं आएगा, या कई बार एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो वो कुछ एक लिखा होगा और वहां पर बताया होगा आपको कि कैसे कैसे स्प्लिट होता है, ट्रू फॉल्स में आपको ये वाली चीजें जो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि इसकी एनर्जी अगर इसकी इक्वल हो जाएगी तो ये उसी टाइम क्या करेगा अपनी स्पिन को जो वो क्या करेगा चेंज कर देगा, ठीक है। यहां से जो यहां पर स्पिन को अपनी क्या कर देगा चेंज कर देगा और हमें जो वो सिस्टम में क्या होगा एक पीक यहां पर जो वो दिखाई देगी। यानी कि इसका क्या होगा स्पेक्ट्रम, आई थिंक आपको यहां पर विजिबल नहीं होगा तो इस साइड में इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। इस साइड में बना के दिखाता हूं आपको कि सिग्नल जो है वो किस तरह दिखाई देगा, ठीक है। यहां से क्या होगा स्पिन को चेंज किया और एक्साइटेड स्टेट में चली गई और यहां से जो क्या हमारे पास आ गया स्पेक्ट्रम आ गया ये, ठीक है। इतनी शार्प पीक आती है और कुछ इस तरह से जो वो यहाँ पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ जाएगा एक सिग्नल आ जाएगा इसकी स्प्लिटिंग की वजह से। तो ये था सिग्नल जो कि कैसे आता है सिग्नल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस गैप के साथ जो वो किस तरह से वेरी करेंगे, ठीक है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं डेल्टा ई, यानी कि एनर्जी का जो गैप है हम इसको बोलेंगे डेल्टा ई के साथ जो वो डिनोट करते हैं। अब आप सभी को जो वो पता है कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है एच न्यू के बराबर जो है वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम डेल्टा ई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होगा गामा, ठीक है, जिसको हम गायरोमैग्नेटिक जो वो कोएफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए जो वो अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कितनी होती है इसकी वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए होती है 42.57, ठीक है। आई थिंक इसके अराउंड ही होती है मेगाहर्ट्ज, ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन के लिए जो वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है 42.
जो कि NMR में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, हाइड्रोजन न्यूक्लियर की होती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो में, ठीक है। अदर न्यूक्लियर से सबसे ज्यादा वैल्यू होती है हाइड्रोजन न्यूक्लियर की। तो अब देखते हैं क्या होगा हमारे पास, ये है, ठीक है, ये है हमारे पास रिलेशन, यानी कि हमारे पास जो वो HU, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जो वो अच्छे से बना लेते हैं रिलेशन को। तो H कट को आप कैसे लिख सकते हो, H/2 पाई, ये रिलेशन आई थिंक आप सभी ने जो वो पढ़ा होगा। तो इसको जो है आप पुट कर देते हैं, डेल्टा ही हमने लिख लिया है, H इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक फील्ड H/2 पाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, H से H कट जाएगा और न्यू की वैल्यू हमारे पास, यानी कि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला जो है एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि IIT JEE में हो गया, ठीक है, और नेट में भी कई बार 2 मार्क्स में इसको पूछ सकते हैं। आपको जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी जाएगी, गायरोमैग्नेटिक रेशियो दिया जाएगा, और जो वो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाएगी। यहाँ कई बार उल्टा होता है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाएगी और यहाँ पर जो वो मैग्नेटिक फील्ड आपसे क्या होगी, पूछी जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आप जो यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी ने ये सारा नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो प्रिसिजनल मोशन होता है, यानी कि प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यूक्लियस की कैसे निकाली जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रिसिजनल मोशन जो है वो क्या होता है। तो हमारे पास क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए कि सन है हमारे पास, ठीक है, सन के राउंड जो वो क्या करती है, अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है, लेकिन वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करती है, रिवॉल्व भी करती है, ठीक है, यानी कि स्पिन भी करती है। सन के अराउंड क्या करेगी, वो रिवॉल्व करेगी, लेकिन अपनी एक्सिस के ऊपर अपनी स्पिन को क्या करती है, अर्थ चेंज करती रहती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा हमारे पास, ऐसे ही इधर भी होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियाई, इस केस को आप कंसीडर कर सकते हो। पहले अब सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं। लट्टू आपने सभी ने देखा होगा बचपन में, जो है उसको ऐसे नीचे फेंकते थे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से रिवॉल्व करता था, यानी कि ऐसे 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 कुछ इस तरह से क्या करता था, वो रिवॉल्व करता था, थोड़ा सा नीचे झुक के, ठीक है, यानी कि क्या होता था हमारे पास, वो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या था, थोड़ा सा टिल्ड होके, यानी कि नीचे की साइड को क्या करता था, कुछ इस तरह से क्या करता था, वो रोटेट करता था, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिसिजनल मोशन कुछ ऐसे ही हमारे पास न्यूक्लियस के केस में होता है। ये जो अपनी एक्सिस के ऊपर क्या करता है, जब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है, तो ये कुछ टिल्ड हो जाता है, और टिल्ड होने की वजह से क्या करेगा, ये टिल्ड होने की वजह से ये क्या करेगा, प्रिसिजनल मोशन करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि क्या होगा हमारे पास, अगर ये टिल्ड होके जो हमारे पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसिजनल मोशन, और उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास होती है म्यू प्रिसिजनल इज इक्वल टू गामा बी नॉट, ठीक है, ये होती है हमारे पास प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी। इसकी प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियस की प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गामा बी नॉट। अब पीछे हमने निकाली थी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स म्यू आर, ठीक है, वो क्या निकाली थी हमने, गामा बी नॉट अपॉन 2 पाई, ये थी निकाली थी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या मिल गया, गामा बी नॉट क्या होता है हमारे पास, म्यू प्रिसिजनल होता है, तो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिलेशन क्या बनकर आ जाएगा, जो हमारे पास प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास आएगी 2 पाई म्यू आर, यानी कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी। जो प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कई बार हमें प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी होगी, तो हमें जो वो यहाँ पर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो वो फाइंड आउट करनी होगी। तो ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं जिनको आप जो वो याद इनको करना ही है, क्योंकि कई बार जो वो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो वो आपसे जो वो पूछ लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं, इनके बाद हम जो वो देखते हैं कि सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, यानी कि जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम न्यूक्लियस को यूज करेंगे उनकी सेंसिटिविटी के बारे में अब हम बात करते हैं कि कौन जो वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, कौन सा न्यूक्लियस, और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कौन सा न्यूक्लियस जो वो सबसे ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। तो सेंसिटिव आप सभी समझते होंगे, ठीक है।
कि एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि कई लोगों को क्या होता है, उसी टाइम पे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको बोलते रहो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉन सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव लोग कैसे होते हैं, उनको एक आधा गाली दे दी तो उसी टाइम आ जाएगी कि ठीक है, मारने मुरने आ जाते हैं, तो वो होते हैं सेंसिटिव। ऐसे लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइफ रिलेटेड। यहाँ पर जो बात करेंगे वो कुछ एक फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सेंसिटिव आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि ये एग्जांपल आप सभी ने देखा ही होता है, ठीक है। कई लोग जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जरा सा भी सुना तो वो आगे से क्या होते हैं, लड़ने आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बोलते रहो, गालियां गुलियां बकते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर में जाता, ठीक है। उनको कुछ से कोई भी लेना देना जो वो नहीं होता है। वो कैसे लोग होते हैं, नॉन सेंसिटिव, ठीक है। तो बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द न्यूक्लियस, सेंसिटिविटी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि देख लेना अच्छे से स्पेलिंग अगर कहीं गलत होगी तो माफ कर देना, ठीक है। तो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो वो किस किस के ऊपर जो वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो कि पीछे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो एक तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और एक नेचर में अवेयरनेस कितनी है इसकी, जो न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है वो नेचर में जो वो कितना पाया जाता है, नेचर अवेयरनेस, नेचर अवेयरनेस और गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब हम बात कर लेते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, आखिरकार ये किस तरह से न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमने जो अप्लाई की होगी वो भी ज्यादा होगी, तो डेल्टा ई का गैप भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और न्यू जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ही जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। गायरोमैग्नेटिक रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैप ऑफ डेल्टा ई, एंड गैप ऑफ डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आल्सो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, और ओबीसी बात है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं, आई होप आप सभी को नजर आ रहा होगा। जैसे कि यहां पर डेल्टा ई का गैप हमारे पास क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा ई का गैप। अब यहां पर देखते हैं कि डेल्टा ई का गैप कितना होगा, ये है कुछ डेल्टा ई का गैप, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। यहां पर डेल्टा ई का गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और यहां पर डेल्टा ई का गैप क्या है, कम है, ठीक है। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है बी नॉट और डेल्टा ई के बीच में, और इस केस में क्या होगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यानी कि ये केस ले लेंगे हम कार्बन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन का। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो गैप है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो ट्रांजिशन क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो किसके ऊपर जो वो डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 70, और यहाँ पर जो वो 30 मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन होते होते कब तक ट्रांजिशन होगी, जब तक दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या नहीं हो जाते हैं, सेम नहीं हो जाते हैं। मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये 50 की इक्वल हो जाएगा और 50 की इक्वल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको हम, सैचुरेशन पॉइंट जो वो बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ओनली 20 ट्रांजिशन आर पॉसिबल, आप सभी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर 20 मॉलिक्यूल 70 से 20 के, तो कितने बचे, 50, और ऊपर 30 में क्या करो, 20 ऐड कर दो, तो ये भी क्या हो जाएंगे, 50, यानी कि सैचुरेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 50 मॉलिक्यूल यहाँ आ गए, 50 मॉलिक्यूल क्या हुआ, यहाँ आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, इस स्टेज को बोलेंगे हम सैचुरेशन स्टेज, यानी कि ऊपर के मॉलिक्यूल भी सेम हो गए और नीचे के भी, 50 यहाँ के 50 यहाँ के, तो 20 ट्रांजिशन क्या होगी यहाँ पर पॉसिबल होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं 10 मॉलिक्यूल यहाँ पर ऊपर है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, तो 10 यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, 90 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है।
तो 90 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है और 10 जो है वो क्या है, ऊपर है, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल जो हमारे पास वो क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पर कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ पर ओनली होगी 40 ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पर 50 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 50 होगा। तो दोनों जो है वो क्या होंगे, सैचुरेशन स्टेज पर जो है वो आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी 50 मॉलिक्यूल हो गए और यहाँ पर भी 50, तो यहाँ पर 40 ट्रांजिशन होगी। अब आप बोलेंगे कि 40 ट्रांजिशन होगी तो क्या हुआ, ठीक है, दिमाग में सवाल तो आएगा कि यहाँ पर 20 हो रही है, यहाँ पर 40 हो रही है, कब से आप बोले जा रहे हो कि सैचुरेशन स्टेज आएगी, तो ट्रांजिशन आने के बाद होगा क्या आखिरकार, इससे मतलब हमें क्या पता चलेगा कि ट्रांजिशन जो वो क्यों जरूरी है। तो इससे बहुत ही जरूरी बात हमें जो वो समझ आती है कि ट्रांजिशन की वजह से हमारे पास क्या होगा, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की केस में कितनी है, 40 ट्रांजिशन आ रही है, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम, ये एक ट्रांजिशन क्योंकि सेम लेवल से हो रही है तो 2 ट्रांजिशन, 3 ट्रांजिशन, 4, 5 ऐसे करते करते 40 ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के ऊपर, यानी कि सिग्नल जो वो क्या होगा, बिल्कुल शार्प हमें जो वो दिखाई देगा, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। तो इसीलिए तो कार्बन जो 13 होती है उसमें ट्रांजिशन क्या होती है, कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, तो क्या होता है, थोड़ा लेट आता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में हमारे पास क्या हो रहा है, 40 ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, काफी ज्यादा होगी, काफी ज्यादा इंटेंसिटी हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी, तो हमारे पास जो वो सिग्नल क्या होगा, बहुत ही इंटेंस आएगा, ठीक है, हमें जो वो बिल्कुल शार्प पीक जो वो स्पेक्ट्रम में जो वो देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशो का केस। इंटेंसिटी जो है आप लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी जो हमारे पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रांजिशन या पॉपुलेशन डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिफरेंस या नंबर ऑफ ट्रांजिशन, स्पेलिंग आप खुद चेक कर लेना। इंटेंसिटी जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रांजिशन के, ठीक है। तो ये था गायरोमैग्नेटिक रेशो का केस। अब हम बात करते हैं नेचर अबेंडेंस के बारे में कि आखिरकार जो सेंसिटिव न्यूक्लियाई है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है नेचर अबेंडेंस के ऊपर, यानी कि नेचर में वो कितने अमाउंट में जो वो प्रेजेंट है। तो ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं 1H1 NMR और कार्बन 13 NMR के बारे में क्या करते हैं, स्टडी जो वो करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा अबेंडेंस जो वो किसकी है, यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है। तो मैक्सिमम 100% जो वो क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसका NMR बहुत ही सही आता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 10 मिलीग्राम जो हमारे पास हाइड्रोजन का सैंपल लेते हो, यानी कि 1H1 का सैंपल लेते हो, और कार्बन 13 का सैंपल भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। लेकिन ये नेचर में ओनली 1.1% क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और कार्बन 12 जो है वो मैक्सिमम 99% जो वो क्या होता है, नेचर में जो प्रेजेंट होता है। लेकिन एक बात आई थिंक आप सभी भूल रहे होंगे कि कार्बन 12 जो हमारे पास वो क्या है, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है, ठीक है। क्या है, NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। तो इसका अमाउंट हमें क्या चाहिए था, ज्यादा, लेकिन क्या है इसका अमाउंट कम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, कार्बन 13 का अमाउंट हमने क्या ले लिया, क्योंकि ट्रांजिशन इसमें क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। तो अमाउंट इसका ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो 50 मिलीग्राम हमने क्या किया, कार्बन 13 का अमाउंट ले लिया। तो यहाँ पर अब हम डाटा जो देखेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रा आएगा, तो ये वाला स्पेक्ट्रा जो ओनली 20 सेकंड में आ जाता है, जो हाइड्रोजन के केस में है, ठीक है, ओनली 20 सेकंड में। लेकिन यहाँ पर जो है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट लग रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि आप कैसे बता रहे हो कि यहाँ पर 30 मिनट लगेंगे, यहाँ पर 20, ये कुछ प्रीवियस डाटा आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होगा, ये लेट क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इतना टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, कार्बन 13 के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, इस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ओनली 1.1% क्या है, कार्बन 13 प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो वो कार्बन के कुछ 200 मॉलिक्यूल जो क्या किए, रन करवा दिए, ठीक है, यानी कि सैंपल रख दिया। अब हमारे पास जो NMR जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक एक मॉलिक्यूल को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कुछ एक वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे बीच में,
NMR ज्यादातर NMR इनएक्टिव ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो एक्टिव है वो तो कुछ ही अमाउंट में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या निकलते हैं, NMR एक्टिव, ठीक है, कार्बन के NMR एक्टिव जो है वो 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो बार बार रैंड करवाने से जो हमारे पास क्या होगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 200 मॉलिक्यूल से क्या हुआ, ओनली 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हुए, NMR एक्टिव मॉलिक्यूल हुए, यानी कि कार्बन 13 NMR ओनली 2 मॉलिक्यूल जो वो एक्टिव हुए। बाकी हमारे पास 200 में से 2 मॉलिक्यूल ही एक्टिव हुए। तो बार बार 200 मॉलिक्यूल को चेक करना ये क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट के लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों, क्योंकि हमें बार बार उसके ऊपर इनको क्या करना पड़ेगा, रन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ आ गया होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कैसे होती है और हमारे पास जो वो सेंसिटिविटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है। कुछ एक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे, दोबारा से फिर नोट करवा देता हूं समरी, ठीक है। इन फॉर्मूले से जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, फॉर्मूले को लिखवा देता हूं। ये हमारे पास रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी, ये है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी, गामा v नॉट अपॉन 2 पाई, ये था हमारे पास रेडियो वेव का फॉर्मूला। और यहाँ पर प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 पाई, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी किसकी थी, रेडियो वेव्स की, ठीक है। न्यू लिख रहा हूँ मैं, गामा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास न्यू, तो ये थे 2 फॉर्मूले जो कि हमने पढ़े, और ये है प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी और ये है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। प्रिसिजनल मोशन मैंने आपको बताया कि अपनी एक्सिस पर तो वो रोटेट करेगा, लेकिन थोड़ा टिल्ड होके, ठीक है, कुछ इस तरह से बेंड होके जो वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, थोड़ा टिल्ड होके, ठीक है। रोटेट तो करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेगा, थोड़ा टिल्ड होके जो अपनी साइड पे करेगा वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को जो ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कई लोग तो सो गए होंगे, वो मुझे नहीं पता, बोरिंग लगा होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो धन्यवाद।